क्लस्टरिंग की बात हमने की, और हमारे पास पीसीए होता है। पीसीए स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, और ठीक है, ये तीन चीजें जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो हमें पहले हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्लस्टरिंग, पीसीए डायमेंशन, पीसीए क्या है, डायमेंशनल रिडक्शन जो है वो क्या होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लस्टरिंग, ठीक है जी। हाँ, ये भी सवाल अच्छा है। क्लस्टरिंग से पहले अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? हाँ भाई, कोई बताएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? तुम बताओ भाई, लेट आने वाले। किसने बताया वहां से? अभी किसने बताया? अच्छा अच्छा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जिसके अंदर हमारे पास कोई टारगेट वैल्यू नहीं होती कि हमें ये प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास एक डाटा होता है तो हम उस डाटा को क्या कर लेते हैं भाई, दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं वो? एक्स और वाई। तो हमें ये पता होता है कि हम जितने एक्स इनपुट देंगे तो उससे हमारे पास आउटपुट क्या निकलेगा? वाई आउटपुट निकलेगा। ऐसे ही होता है, एक्स और वाई। तो जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान ये मैपिंग सीख रहा होता है कि ये सारे इनपुट हैं, ये पैटर्न देखो, इससे मैप करो। वो समझ जाता है, ठीक है, दोबारा और पैटर्न देखो, इससे मैप करो, और पैटर्न देखो, इससे मैप करो। तो कैट डॉग मुख्तलिफ क्लासें होती हैं, वो सारे पैटर्न्स लर्न करके मैप करना सीख लेता है कि भाई जो पैटर्न है वो किससे बिलोंग करता है। ऐसे ही होता है। बट जो हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम जो है वो एक्स वाई डेटा नहीं लेते। क्या? एक्स वाई डेटा नहीं लेते। हमारे पास कंप्लीट जो है वो एक ही डेटा होता है। क्या? एक ही डेटा होता है, कोई इसमें एक्स वाई नहीं होता। फिर हम करते क्या है इसके अंदर? हम ट्रेनिंग क्या कराएंगे और प्रिडिक्ट किस पे होगी, रिजल्ट हमें कैसे पता चलेगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे? बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर जिस तरह हमने कहा यहाँ हम क्लस्टरिंग करते हैं, ठीक है, या अगर हमारा डाटा ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास लेबल्स मौजूद ही नहीं है, ठीक है, और हम लेबल्स जो है वो क्या करना चाह रहे हैं? बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेबल्स, आप असल वर्ड सुनेंगे एनोटेशन। क्या? एनोटेशन इज द सिमिलर वर्ड लेबलिंग। डेटा को एनोटेट करना मींस डेटा के लेबल्स लगाना। क्या? एनोटेशन ऑफ डेटा। तो अब क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, बट हमें मालूम नहीं है कि भाई ये जो रिकॉर्ड है बंदे का, ये क्या है। अब ये बगैर एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई डेटा है कस्टमर्स का। मैं यहाँ कुछ डेटा सेट में कॉलम्स ले लेता हूँ कि भाई हमारे पास कस्टमर का नाम है, एज है, ठीक है, और वो रहता कहाँ है, ठीक है, उसने हमारे साथ पिछले एक साल में कितने अमाउंट की शॉपिंग की है, परचेज किया है, ठीक है, उसका मैक्सिमम परचेज एक दफा में कितना रहा है, मिनिमम परचेज कितना रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रही है, कितनी बार आया है हमारे स्टोर के ऊपर, ठीक है, और
ठीक है, इतना डाटा हो गया। और आखिरी कॉलम ये, अब मेरे पास नहीं है वो आखिरी कॉलम, ठीक है, मेरे पास नहीं है वो कॉलम। मैं क्या करने लगा हूं कि भाई उसका नाम दे दिया हमने, उसकी एज डाल दी हमने, उसकी लोकेशन डाल दी हमने। एक साल में वो हमारे पास 5 दफ़ा शॉपिंग करने आया है। मैक्सिमम उसने जो है वो 10,000 की शॉपिंग की है। मिनिमम जब आया है तो एक दफ़ा उसने 1,000 की शॉपिंग की है, ठीक है। टोटल जो है पूरे साल में उसने 50,000 की शॉपिंग की हुई है। टोटल कितनी बार आया हमारे पास? 12 दफ़ा हमारे स्टोर पे आया। अब मुझे ये बताओ, ऐसा डाटा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे एनोटेट करवाना चाह रहा हूं इसको, कि ये कस्टमर जो है, मैं क्या करवाना चाह रहा हूं आपसे, एनोटेट कराना चाह रहा हूं, एक कॉलम यहां लगाना चाह रहा हूं कि ये टाइप ऑफ कस्टमर जो है वो क्या होगी। टाइप में आप बता सकते हैं ये एवरेज कस्टमर है, ये गुड कस्टमर है, ये वेरी गुड कस्टमर है, या ये एक्सीलेंट कस्टमर है, ठीक है। 1 2 3 4। अब आप किसी कस्टमर के आगे क्या ले सकते हैं? या तो एवरेज है, वेरी गुड है, क्या है? तो आपके ख्याल में ये कस्टमर कैसा कस्टमर है? हाँ, साल में आपके पास यार 50,000 की शॉपिंग की तो एक्सीलेंट कस्टमर है भाई। अच्छा, अब देखो, अब मसला ये है, समझो जरा इस बात को। देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जिन्होंने आपके साथ एक साल में 50,000 की नहीं बल्कि 10-10 लाख की शॉपिंगें करी हुई हैं, फिर ये कस्टमर कैसा होगा? फिर आपके 5 लाख 10 लाख वाले कस्टमर हैं तो 50,000 वाले को आप कहाँ मुंह लगाएंगे? हैं? हैं? ऐसे ही है ना। तो डिपेंड्स अपॉन कि भाई आपके अदर कस्टमर्स कैसे हैं। अच्छा, आप देखो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मुझे इसको टैग करने के लिए अपने डेटा की कितनी नॉलेज चाहिए होगी, कि मेरे डेटा में जो 10,000 50,000 कस्टमर्स के शॉपिंग के रिकॉर्ड्स हैं, उन सारे रिकॉर्ड्स की नॉलेज चाहिए होगी। तभी तो मैं इस बेचारे को किसी कैटेगरी में डाल सकूंगा। चलो, अगर मैं उन सारे रिकॉर्ड्स की नॉलेज को भी हटा देता हूं, ठीक है। अब मैं कहता हूं एक कस्टमर बी है। क्या? एक कस्टमर बी है। उसकी उम्र जो है वो 30 साल है, रहता वो भी कराची में है। उसने हमारे साथ जो है एक साल में 50,000 की शॉपिंग की है, ठीक है। मिनिमम उसने 50,000 की शॉपिंग की है और मैक्सिमम उसने 50,000 की शॉपिंग की और एक बार आया। मतलब वो एक ही बार आया आपके स्टोर पे एक साल में और 50,000 की शॉपिंग करके चला गया। अब क्या करें? हाँ, अगर आप अमाउंट वाइज देख रहे हो तो अमाउंट तो दोनों का सेम है। अच्छा देखो, अब ये जो मसला है ना, अभी ये दो कस्टमर हैं और इन दो कस्टमर पे ही हम डिसीजन नहीं ले पा रहे ना, ऐसे ही है। अब मसला ये है कि अगर मैं आपको 50,000 और 1 लाख ट्रांजेक्शन्स का डाटा दे दूं, किसी बैंकिंग सिस्टम का डाटा दे दूं, और आपसे कहूं कि भाई ये बैंकिंग, ये लोगों की ट्रांजेक्शन है, ये बैलेंस है, ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको देखो और उनको मार्क करो कि ये हमारे भाई अच्छे कस्टमर हैं, बुरे कस्टमर हैं, ये वेरी गुड कस्टमर हैं, तो आप तो मेरे ख्याल से पहले दो कस्टमर में ही झगड़ा हो जाएगा डिपार्टमेंट में, मारने मूरने को उतर आएंगे, है ना। ये कहेगा भाई क्या ये नाम से अच्छी लग रही है, ये अच्छा, ठीक है। अब
मसला ये है कि चलो आपने कर भी लिया जैसे तैसे, आप सारा दिन बैठ के 10 घंटे की नौकरी में 15 कस्टमर को भी टैग नहीं कर सकते। क्यों? डेटा नॉलेज तो चलो वैसे ही अगर आप समझ लें यार, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया आपके जहन में हैं, तो कभी किसी का ये हाई हो जाएगा, कभी किसी का ये लो हो जाएगा, कभी किसी की ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाएंगी, कभी ट्रांजेक्शन कम हो जाएंगी। अब आप खुद ही कंफ्यूज है, करूं क्या? तो एज ए ह्यूमन हमारा पैटर्न लर्निंग करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमने कर भी लिया, मैंने कहा दिन भर में 10-15 रिकॉर्ड से ज्यादा नहीं कर सकते। तो हाउ डज द मार्केटिंग कंपनीज वर्क? कि भाई ये जो बड़ी बड़ी कंपेन्स चलती हैं आज के दौर में, मार्केटिंग कंपेन्स चलती हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट सेल होती हैं, क्रेडिट कार्ड वालों के फोन आ रहे होते हैं, इसके आ रहे होते हैं, उसके आ रहे होते हैं, आपके सोशल मीडिया पे एड्स आ रहे होते हैं, ये कैसे आ रहे होते हैं? तो इनके पीछे क्या चीज होती है? क्लस्टरिंग। क्या होती है भाई? कि वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स के क्या करते हैं, आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड है, ठीक है, 100,000 रिकॉर्ड है, आप एल्गोरिदम लगाते हैं और 100,000 रिकॉर्ड्स के जो डेटा है उनके क्लस्टर्स बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब इस क्लस्टर में, इस क्लस्टर में, इस क्लस्टर में कैसे लोग मौजूद होते हैं? सिमिलर लोग मौजूद होते हैं। कैसे लोग? ये जो इस क्लस्टर में लोग हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। आप क्लस्टर को बाद में एनालाइज करते हैं और नाम दे देते हैं कि ये बेकार कस्टमर्स हैं हमारे, और ये हमारे एक्सीलेंट कस्टमर्स हैं, ये हमारे गुड कस्टमर्स हैं, ये हमारे वेरी गुड कस्टमर्स हैं। तो वो सिस्टम के थ्रू, एल्गोरिदम के थ्रू आप क्या कर देते हैं? क्लस्टर्स बना देते हैं, ठीक है, जिससे आपका काम जो है वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अब आप क्लस्टर को एनालाइज करते हैं और खुद अंदाजा कर लेते हैं कि किस क्लस्टर को क्या नाम देना है, इसमें कैसे लोग मौजूद हैं और किनको क्या प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करनी है। आ रही बात समझ में? व्हाट इज क्लस्टरिंग? अच्छा, फिर जब हर डाटा एक एक ग्रुप में आ जाएगा तो फिर इसको एक ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप 1, इसको ग्रुप 2 मिल जाएगा, इसको ग्रुप 3 मिल जाएगा। अब ग्रुप 1 का नाम गुड है तो समझ लो एनोटेट हो गया ना, ये डाटा है तो ये किसका डाटा है? गुड कस्टमर का। ये डाटा है किसका है? एक्सीलेंट कस्टमर का। इसी तरह हर डाटा के आगे क्या लग जाएगा? तो इस तरह से हमारे लेबल्स भी फॉर्म हो जाते हैं, लेबल्स भी लग जाते हैं वाया क्लस्टरिंग। तो एनोटेशन भी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ वो टेक्निकल बातें बाद में करेंगे कि भाई कितने क्लस्टर्स बना लें, एक डेटा में कितने क्लस्टर्स बन सकते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे कहूँ यार 2 क्लस्टर बना लो, बुढ़े अलग हो जवान अलग हो जाओ, तो एक ही बनेगा, सारे एक तरफ आ जाएंगे, है ना? कोई बुढ़ा मानेगा नहीं हमने आपको यार, ठीक है। मेल फीमेल होती तो मैं कहता क्लस्टरिंग कर लो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो मेल्स का अलग क्लस्टर, फीमेल्स का अलग क्लस्टर, ठीक है, इस तरह तो क्लस्टर बन जाते। अच्छा, तो इस तरह एनोटेट हो जाता है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ प्री स्टेप बिफोर परफॉर्मिंग अ सुपरवाइज्ड लर्निंग, के अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू हम एनोटेट करके बाद में सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनोटेशन, जी पूछो। तो मैंने तुम्हें मुश्किल अल्फाज में समझाया। क्लस्टर्स कहते हैं, क्लस्टर्स को उर्दू में कहते हैं गुच्छा। अंगूरों का गुच्छा होता है ना, जब अंगूर की वो पेटी खोलता है ना, छांट लेता है, अच्छे अच्छे अंगूर एक तरफ, बुरे बुरे अंगूर एक तरफ। अब जो अच्छे वाले अंगूर होते हैं ना उसी पेटी में से निकले हुए, वो कहता है कि यार ये 600 रुपए किलो है, ये एक क्लस्टर बन गया 600 किलो रुपए वाला, एक क्लस्टर बन गया 400 रुपए किलो वाला, एक जो बिल्कुल ही ब्राउन पड़ने वाला तो कहता है ये तो 200 रुपए किलो दे दूंगा।
और जब बिल्कुल टूटे हुए दाने अलग हो जाते हैं कहता है अभी 150 रुपए किलो ले जाना। तो ये क्या है, क्लस्टरिंग जो कर ली उसने। एक एक जैसे अंगूर एक तरफ डाल दिए, एक ग्रुप अंगूरों का बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, हर ग्रुप अलग अलग प्रॉपर्टीज रखता है और अलग अलग प्राइस टैग होगा उसके। इससे अच्छी क्या मिसाल हो। चलो शुक्र है। ठीक है। अच्छा जी। जिस तरीके से हमारे पास अगर हम मिनिमम या मैक्सिमम की तरफ जाएंगे, रेट्स की तरफ या टोटल परचेसिंग की तरफ जाएंगे, तो ऐसी बात है वो सेम उसमें फिगर्स में नहीं आ रही होगी। सेम तो फिगर हमने नहीं आता। उनके बिन्स बना के उसके गलत बनाए। हाँ उसने तो कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, लेकिन जब आप उसको एनालाइज करेंगे ना तो यू विल फाइंड कि नहीं यार वो सही काम कर रहा है। 10,000 से 15,000 का हाँ डिफरेंस है, 20,000 ऐसी ऐसी ऐसी। जी। हाँ सवाल ये था कि कितने क्लस्टर्स बन सकते हैं। तो बात ये है कि अगर मेरे पास 1,000 लोगों का डाटा है क्लस्टर बनाना, तो मैं 1,000 क्लस्टर बना दूं, हर बंदे को एक ग्रुप असाइन कर, है ना। लेकिन बात ये है कि अगर हर इंडिविजुअल को क्लस्टर बना देंगे तो भाई इतने क्लस्टरों क्या करेगा, बात तो फिर सही नहीं है। तो इस अब कितने क्लस्टर्स बनेंगे और कितने नहीं बनेंगे, कितने बनने चाहिए कितने नहीं बनने चाहिए, हमें नहीं पता। ठीक है। हम सिस्टम से ही पूछेंगे कि भाई तुम ही बताओ कितने क्लस्टर बना रहे हो, कितने गुड क्लस्टर्स हैं क्या। अभी देखते हैं उसको। ठीक है। कौन सी वाली। हाँ हाँ। तो इसमें तो हम अगर देंगे तो हमारे पास मतलब जो हमारा लेवल डेटा जो होना चाहिए वो 5 या 4 उसके कॉलम्स में होना चाहिए। ये टोटल 4 क्लस्टर्स हमारे नहीं बनेंगे कि गुड, एवरेज, गुड, हाँ एक्सीलेंट, क्लस्टर तो देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। ठीक है। आम हालात में ऐसा नहीं होता, अनसुपरवाइज लर्निंग है ना। हम सिर्फ उसे डेटा थमा देते हैं, कोई लेबल नहीं बताते कि भाई जरा क्लस्टरिंग करो। वो क्या करता है, डेटा के अंदर पैटर्न करता है और जहां जहां सिमिलर पैटर्न मैच होते हैं उनके ग्रुप्स बना लेता है। वो कहता है भाई लो 8 ग्रुप बन रहे हैं इसमें। आप कहेंगे नहीं यार 8 ग्रुप क्या है, ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, 4 ग्रुप्स कर दो, तो वो 4 ग्रुप्स बना देगा। लेकिन जब 4 ग्रुप बनाएगा सारे क्लस्टर साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे 2 ग्रुप बना दो, तो फिर सारे पूरा 2 हिस्सों में टूट जाएगा डाटा। अब क्लस्टर साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन जाहिर है फिर जो क्लस्टर में लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या होने लगेंगी, दूर होने लगेंगी, दूर होने लगेंगी, क्योंकि ग्रुप बड़ा हो गया ना। एक जो बंदा यहाँ बैठा है वो सामने वाले से दूर, उसकी प्रॉपर्टी दूर हो जाएगी। जो मैंने वेक्टर डिस्टेंस बताया था आपको, वो डिस्टेंस क्या होने लगेगा उनका, गैप बढ़ने लगेगा। तो इसलिए कितने क्लस्टर्स वैलिड क्लस्टर्स हैं ये हमें मॉडल से ही पता चलेगा। मॉडल कोशिश ये करता है कि कम से कम क्लस्टर्स बनाए या नहीं, मॉडल जो है, अभी देखते हैं इसको, अभी देखते हैं परफॉर्म करेंगे तो जल्दी आसान समझ बात समझ में आ जाएगी, बताना आसान हो जाएगा। किसके, क्लस्टरिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, मैंने आपको दिखाया कुछ यहाँ पर। अगर मैं ये दिखाया ना, के मीन, डीबी स्कैन, डेंसिटी बेस, गॉसियन मिक्सचर, हार्केल क्लस्टरिंग, ये एग्लोमेरेटिव, और भी बहुत सारे हैं। मीन शिफ्ट ऑप्टिक्स, स्पेक्ट्रल मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग, एफिनिटी। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ज्यादा मशहूर वो जाते हैं जो ज्यादा प्रैक्टिस में आ रहे होते हैं, उनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे होने लगते हैं। तो वो जिस तरह के मीन वाइडली यूज्ड है, डीबी स्कैन और के मीन, ये दो जो हैं वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तीसरे नंबर पे मेरे मुताबिक हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। पहले नंबर पे के मीन है, डीबी स्कैन। ठीक है। के मीन हर किस्म के डाटा पे अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करता है। अच्छा, तो हाँ रन करते हैं ना, वो डेटा लेते हैं ना, हैं हल्का सा। अच्छा, छोटा सा डेटा चाहिए, छोटा सा।
अच्छा भाई, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्लस्टरिंग में बड़ा सिंपल है, छोटा सा है। अच्छा जी, सबको नजर आ रहा है? नो, अब ठीक है? तो क्या है अभी क्लस्टरिंग एनालिसिस? Is a technique used in data mining and machine learning to group similar objects into clusters. K-mean clustering is widely used method to cluster analysis. ठीक है? Hierarchical clustering. अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए, तो एक बैंक है, बैंक वांट टू गिव क्रेडिट कार्ड ऑफर्स टू कस्टमर्स। किसको देगा? क्रेडिट कार्ड बैंक को ऑफर करना है कस्टमर्स को। बैंक के 5 लाख कस्टमर हैं पूरे पाकिस्तान में, और उसने क्रेडिट कार्ड की कैंपेन चलानी है, तो क्या सबको चला दे? अब किसी को उसने क्या सिल्वर कार्ड ऑफर करना है, किसी को गोल्डन करना है, किसी को प्लैटिनम करना है, किसी को गोल्ड करना है, कैसे पता चलेगा? बात वही मसला है। अब हर कस्टमर को जाके टिक्की लगाऊं भी गोल्ड है ये, तो फिर 6 महीने तो इसी में निकल जाएंगे ना। क्या करना पड़ेगा? हाँ भाई, अच्छा, यहां पर क्या किया अभी? हाई इनकम, एवरेज इनकम, लो इनकम। सही है फैसला? तो भाई अगर हाई इनकम, एवरेज इनकम और लो इनकम पे फैसला करना है, तो ये तो सिंपल ही फैल से हो जाएगा। हम दिमाग में अपना क्राइटेरिया बना लें कि भाई अगर किसी की इनकम इतनी है तो वो हाई इनकम में, यहां से यहां तक की इनकम है तो वो लो इनकम में, यहां से यहां तक की इनकम है तो वो एवरेज इनकम है। तो इफ इनकम इज दिस टू दिस, एंड ऑपरेटर लगाया और कह दिया भाई उसको। तो बात यह है कि अगर सिंगल पैरामीटर पे बात होगी या 2 पैरामीटर्स पे बात होगी, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो हम सिंपल इफ एल्स लगाएंगे और जल्दी से फैसला करवा लेंगे सारे डेटा के अंदर। बट मसला ये है कि हमारे पास तो 20-20 पैरामीटर है, 15-15 पैरामीटर है, एक को पकड़ो दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा पकड़ो चौथा उधर जा रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो यहां पर अभी क्या किया? अभी currently they look at details of each customer, based on this information decide which offer should be given to which customer. ठीक है? Now bank can potentially have millions of customers. Does it make sense to look at the details of each customer separately and then make a decision? Certainly not. It's a manual process and will take huge amount of time. So what can a bank do? An option is to segment the customers into different groups. For instance, the bank can group each customer based on their income, average, high and low income. तो the bank can now make 3 different strategies to offer one for each group. Instead of creating different strategies for individual customer, they only have to make 3 strategies. 3 strategies बना लेंगे, हाई के लिए ये, एवरेज के लिए, लो के लिए ये। बट क्लस्टरिंग हमें पता है, बता दिया हमने कि भाई कैसा प्रोसेस है। वी हैव फिक्स्ड टारगेट टू प्रेडिक्ट बोथ। अब ये 2 ऊपर जो डाटा दिए हुए हैं, इनके अंदर हमने आउटलेट्स, सेल्स का कॉलम है, लोन स्टेटस का कॉलम है, हमने काम किया हुआ है इनके ऊपर पहले भी। तो इन द सेल्स प्रेडिक्शन प्रॉब्लम, इन द लोन अप्रूवल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? ये कौन सी लर्निंग है? सुपरवाइज्ड लर्निंग है। बट so when we have a target variable to predict based on given predictors, independent variables, such problems क्या होती है भाई? Supervised learning होती है। Now there might be situation where we don't have any target variable to predict. So such problem without any fixed target variable are known as unsupervised learning problems. In these problems we only have the independent variable, not target and dependent variable. कुछ भी नहीं होता, right? तो in clustering we do not have target to predict. Clustering में target नहीं होता predict करने के लिए। We look at the data, try to club similar observations
जो सिमिलर ऑब्जर्वेशन है उनको एक एक जगह क्लब करते जाते हैं एंड फ्रॉम फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स, अलग ग्रुप बना लेते हैं। हैंस इट इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। अब ये हमारे पास डाटा है, स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद है। आपके ख्याल में कितने ग्रुप्स बन जाएंगे इसमें? कोई कहता है 2, कोई कहता है 4, कितने बनने चाहिए? 4 ग्रुप बनने चाहिए। अच्छा, 8 नहीं बनने चाहिए? बनने को तो हर एक मेंबर एक ग्रुप बन सकता है कि हर ग्रुप में एक ही मेंबर हो, बट हमने क्या करने, क्लस्टर्स की तादाद को बहुत ज्यादा ना रिड्यूस करना है ना बहुत ज्यादा। आप बोले यार एक ही ग्रुप बना दो, यहाँ छोड़ो, सबको एक कार्ड दे दो, सबको एक ही कार्ड दे दो, हैं, टेंशन खत्म, पीटीवी की तरह है। ये होता है ना टेलीविजन पे, एक ही एड ब्रॉडकास्ट होता है, हर घर में वही एड आ रहा होता है ना एक टाइम पे, तो बस ठीक है। जबकि यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता, हर बंदे के पास अलग अलग एड्स आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सर्च हिस्ट्री और आपकी ब्राउजर कैशे और बहुत सारी चीजों को प्रोसेस करके आपको रेलेवेंट, आपकी पसंदीदा चीजें दिखा रहे होते हैं। अब ये और चीजें आप क्या पसंद करते हैं? अच्छा, तो हमारे हिसाब से हम कह रहे हैं कि अगर 2 क्लस्टर बने तो ये बनेंगे, राइट? 2 क्लस्टर्स बन जाएं तो ये क्लस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है, हो सकता है। अगर मैं 4 क्लस्टर बना लूं तो ये यूं बन जाएंगे 4। क्या ख्याल है? अभी अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, अभी हमारे पास सिर्फ डाटा है और हम ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है। कार्ड बाद में, वो हम बाद में सोचेंगे। अगर वो ज्यादा बना के देगा तो हम कहेंगे इसको कम करो, लेकिन फिर वो जिम्मेदारी नहीं लेगा, कह रहा भाई फिर मिक्सअप हो गया, ठीक है। सही बनाए तो यूं भी तो बन सकते हैं, हैं? क्या क्या ज्यादा हो रहा है? किस चीज का डिफरेंस ज्यादा हो रहा है? तो विच इज द बेस्ट क्लस्टर? पहले वाला सही था, ये वाला है, ये वाला। मेरे हिसाब से तो 2 ही अच्छे हैं। जैसे बच्चे 2 अच्छे हैं, जैसे क्लस्टर भी 2 ही अच्छे हैं, क्लस्टर 2 ही अच्छे हैं। अच्छा, बहरहाल हम हमें कैसे पता चलेगा यार, हमारे डाटा देख के कुछ कह रहे हो? हाँ, कैसे? हाँ हाँ, जैसा जब पेन तुम्हारे हाथ में, जैसा जैसा क्लस्टर में, तो डायगनली बना दो यूं करके, ऐसे करके, यूं कह रहे हो ना, यूं, और बाकी यूं। ऐसा ख्याल क्यों आया उसमें? ऐसा ख्याल क्यों आया? वैसे ही तुमने कहा इधर मतलब डायगोनल भी सही। देखो, अभी हमने यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई लड़कों का ग्रुप बना दो, ठीक है, तुम डायगोनल में जाओ, लड़की उठा के ले आओ ग्रुप का मेंबर। अब मसला ये है कि क्लस्टर के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? अगर ये सिमिलर प्रॉपर्टीज के होते तो इतनी दूर क्यों होता भाई? तुम जबरदस्ती कह रहा हो नहीं उसको लेना है ग्रुप में, तो लेना है। अब क्लस्टर की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? क्लस्टर की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जब कोई क्लस्टर बन जाए तो क्लस्टर के अंदर जो इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस है, क्या है? आपस में जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, यानी वो बहुत ज्यादा सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस वाले क्लस्टर के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है,
प्रॉब्लम लग रही है कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में लंबा डिस्टेंस है ना। अगर मैं गौर करूं तो फिर ये दोनों पॉइंट उसके मुकाबले में क्या है, करीब नजर आ रहे हैं। वो कहेगा भाई जब तुमने इतनी दूर वाले को अपने ग्रुप में रख लिया तो मुझे भी रख ले, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम, ये वो मसले हैं जो हम नंबर्स की सूरत में देखेंगे। हमने कहा ना यार, वो एक दफा आया 50,000 खरीद के चला गया, वो 15 दफा आया 50,000, कौन अच्छा है। खैर, तो क्लस्टर की प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज क्या है कि वो तमाम मेंबर जो ग्रुप के अंदर मौजूद हैं उनका इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस क्या होना चाहिए। इस इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस को टेक्निकली हम कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया की वैल्यू कम होनी चाहिए। और अगर कोई मेंबर किसी दूसरे क्लस्टर में है तो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे क्लस्टर से बिल्कुल ही डिफरेंट होनी चाहिए, तभी तो दूसरे क्लस्टर में डाला है ना। हरी बात समझ में, अगर कोई एक ग्रुप में आ गया है उसका डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, और कोई अगर दूसरे ग्रुप में चला गया तो उसका डिस्टेंस जितना मैक्सिमम हो जाए। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्लस्टर की, राइट। अब चलते हैं इधर, यही सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं नोटबुक में। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ऑल डेटा पॉइंट्स इन अ क्लस्टर शुड बी सिमिलर टू ईच अदर। सारे डेटा पॉइंट्स जो एक क्लस्टर में है वो क्या होने चाहिए, लेट, अच्छा, इफ द कस्टमर्स इन अ पर्टिकुलर क्लस्टर आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, किसी क्लस्टर में कस्टमर जो हैं वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, देन देयर रिक्वायरमेंट माइट वेरी। उदाहरण, इफ द बैंक गिव देम द सेम ऑफर, अगर बैंक उन्हें सेम ऑफर देना शुरू कर दे, दे माइट नॉट लाइक इट। एक आदमी को आप जो है वो, उसकी इनकम इतनी नहीं है, आप उसको प्लैटिनम कार्ड ऑफर करें तो वो क्यों लेगा, नहीं लेगा। एंड देयर इंटरेस्ट इन द बैंक माइट रिड्यूस, इससे नुकसान भी हो सकता है कि आप इररिलेवेंट कॉल किया रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं उसे। Having similar data point with the same cluster help bank to use in targeted marketing. You can think of similar examples of everyday life. Second property क्या है, the data point from different clusters should be as different as possible. This will intuitively make sense if you have grasp of the property. कि अगर पहली प्रॉपर्टी की बात समझ में आ गई कि आपस में सिमिलर होना चाहिए, तो दूसरे ग्रुप में क्या होना चाहिए। जैसे इस वाले में क्या प्रॉब्लम है कि जो विद इन क्लस्टर है उसका डिस्टेंस देखो और उसके पड़ोसी के क्लस्टर में उसका डिस्टेंस देखो, वो उससे ज्यादा करीब है, दूसरे ग्रुप में खड़ा हुआ है। नजर आ रहा है, ये दोनों पॉइंट ज्यादा करीब है बजाय इसके कि ये, तो कह रहा है मुझे नहीं रखा तुमने, उसको रख लिया। ठीक है, तो केस 1 ज्यादा बेहतर है केस 2। केस 2 इज मोर क्लियर, और यूं करके देखे तो खैर कहां अप्लाई होती है, कस्टमर सेगमेंटेशन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, दुनिया भी सारी। डिफरेंट अभी के मीन क्लस्टरिंग से हम क्लस्टरिंग को समझ लेते हैं। जहां आपको जरूरत पड़े वहां लगा दो, पर है तो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम ना, चलाता तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। अच्छा, कस्टमर सेगमेंटेशन वाइडली यूज टेक्निक है ये कस्टमर सेगमेंटेशन के अंदर। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, वही ग्रुपिंग। कस्टमर्स को जहां जहां ग्रुप किया जा रहा होता है वहां वहां क्लस्टरिंग जो है इस्तेमाल हो। जितनी मार्केटिंग कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इदारे हैं, बीआई यूनिट्स होते हैं हर इदारों में, बिजनेस इंटेलिजेंस वाले हैं, ठीक है, और वो सब जो है ना वो क्लस्टरिंग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग क्या होती है, बोल दो यार, पढ़ रहा हूं अभी मैं, हर वक्त तंग करती रहती है।
तुम्हारे लिए तो पढ़ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग क्या होती? डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग के अंदर सारे डॉक्यूमेंट से ग्रुप बनते हैं यार। अब सवाल ये है कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग। भाई मोस्ट ऑफ द डाटा दुनिया में जो है वो प्रिंट फॉर्म में है ना, तो बाज दफा ऐसा होता है कि बहुत आप डॉक्यूमेंट्स ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, बट यू डोंट नो कि यार अब ये इतने सारे मैस्ड अप डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं कि यार मेरे पास एक फोल्डर में 10,000 किताबें पड़ी हुई हैं, उसमें प्रोग्रामिंग की भी हैं, कहानी की भी हैं, ठीक है, मैथ्स की भी हैं, साइंस की भी हैं, जनरल नॉलेज की भी हैं। अब मैं हर एक को क्या करना चाह रहा हूँ, अलग अलग करना चाह रहा हूँ कि यार प्रोग्रामिंग वाली अलग हो जाए, जो मेरे इसकी अलग। अब क्या करूँ, हर एक को जाऊँ रीड करूँ सारे डॉक्यूमेंट्स को, हैं, और फिर उनको क्लस्टर करूँ, अलग अलग फोल्डर में डालूँ? नहीं, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं एल्गोरिदम क्लस्टरिंग का लगाऊंगा। लेकिन ये क्योंकि टेक्स्ट डेटा है ना, तो इसमें एनएलपी इन्वॉल्व होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेक्स्ट को क्लासिफाई करेगा, टेक्स्ट पढ़ के क्लासिफाई करेगा। जस्ट लाइक हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं, हाँ, जीमेल। ये क्या है, प्राइमरी ईमेल्स, प्रमोशन, जितने भी मेरे पास ये आ रहे हैं ना, कोर्स कर लो, ये ले लो, वो खरीद लो, ये सब कौन से उसमें डाल रहा है वो? उसको कैसे पता है ईमेल में इसको प्रमोशन में डालना है? जब ईमेल आ रही है तो उनका इंजन इसके अंदर मौजूद कंटेंट को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, और कौन से क्लस्टर टैग का टैग लगा रहा है उस पर कि ये प्रमोशन में। कभी कभी गलत भी हो जाता है, देखा आपने क्या, प्राइमरी ईमेल प्रमोशन में पड़ी हुई, ये आप देखते हैं ईमेल स्पैम में डाल देता है वो, ठीक है, कि उसमें कोई ऐसा वर्ड लिखा होता है, कोई ऐसी बात लिखी होती है जिसकी वजह से, इस तरह सोशल मीडिया की सारी ईमेल यहाँ डाल रहा है, लिंक्डइन, फेसबुक, दिस सब यहाँ डाल रहा है, ठीक है। अपडेट्स जो आ रही है वो अलग जगह पे डाल रहा है, ठीक है। ये कोई बंदा थोड़ी बैठा है वहां पर तुम्हारी ईमेल एड्रेस पे बैठा हो कि भाई इसकी ईमेल आई है, पहले इसको इधर डाल दो। सब एल्गोरिथम है ना, ऑटोमेटिकली ये सारा काम जो है वो चल रहा है, ठीक है। हम इंशाल्लाह एनएलपी में एक प्रोजेक्ट करेंगे इसी से मुतालिक कि भाई एक इदारा है, इदारा एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो है ना, जैसे आजकल होता है ना, दराज है, दराज के पास लोगों की क्वेरीज आती हैं, रोजाना लाखों आइटम्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, डिलीवर्ड हो रहे हैं, और क्वेरीज आ रही है उनकी। अब किसी की क्या क्वेरी है, किसी क्या क्वेरी है, किसी की प्रोडक्ट के हवाले से क्वेरी है, किसी की डिलीवरी ना हुई क्वेरी है, किसी की पेमेंट में फंसी हुई उसकी क्वेरी है, किसी को रिटर्न पैसे करने दे वो। अब कितनी ईमेल आती होंगी रोजाना, अगर 200 150 लोग भी बैठ जाए तो ईमेल ही पढ़ता रहेंगे यार, किसकी रिटर्न करती। तो अगर एक सिस्टम बना लिया जाए कि भाई अगर ये ईमेल में ये डिस्कशन हो रहा है तो ये इस डिपार्ट को फॉरवर्ड हो जाए, ईमेल का ताल्लुक अगर डिलीवरी से है तो फिर इसको जो है वो वहाँ फॉरवर्ड कर दिया, ईमेल का ताल्लुक अगर प्रोडक्ट के किसी मसले से है तो वो इस डिपार्ट को फॉरवर्ड हो जाए। अरे बस, तो ऑटो उनका सिस्टम लगा होगा तो उन्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर रेलेवेंट बंदे को रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जो है वो ईमेल क्या होती है, क्लासीफाई होके ग्रुप होके वहाँ जाती रहेगी, ठीक है। तो ये किया जा सकता है, जिस तरह यहाँ पर हो रहा है हम यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, और क्या इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशंस हैं? इमेज सेगमेंटेशन, तस्वीरें भी क्या हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं, जी। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है। इमेज सेगमेंटेशन में क्या होता है, गूगल करके देता है आपको, आपकी इमेजेस को सेगमेंट कर रहा है, टैग लगा रहा है उसको, सुनो भाई, टैग लगा रहा है आपकी फोटोज जो है वो, आप अपनी ड्राइव के अंदर फोटोज जो है वो टैग लगा के नहीं सेव करते, देखा है ना आपने। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर टैग से सर्च करें तो वो ढूंढ के ले आता है,
सारी बात समझ, किसी पर्टिकुलर टैग से अगर आप फोटोज में जाके सर्च करें तो वो वही चीज जो है वो आपकी इमेज में से रीड करके ले आता है, सिमिलर फेसेस को ढूंढ लेता है। हाँ, वो उस पे काम कर ले। दिखा है किसी ने किया गूगल फोटोज में? गूगल लेंस तो उस इमेज को जाके ढूंढता है ना। नहीं, किसकी? ये कंप्यूटर विजन ही है जो इमेज सेगमेंटेशन है, क्योंकि इमेज को प्रोसेस करके इमेज के अंदर पैटर्न्स को लर्न करने के बाद ही वो बता सकता है कि यार कुत्ता है कि बिल्ली है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं अपने पास फोटोज में देखूं, सर्च कर लेता हूं यहाँ पर मैं अभी कैट, ठीक है, देखो कैट कहाँ निकाली उसने। ये छोटा सा खिलौना रखा हुआ है बिल्ली का, ये देखो। तो वो इस तरह से जो है, जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ यार गार्डन, अब सारे गार्डन ले आएगा उसके अंदर, सारे गार्डन ले आएगा जहां उसे गार्डन नजर आ रहे हैं। अब ये मैंने गार्डन के टैग थोड़ी लगाया, बट जैसे ही मैंने सर्च किया है ना, वो क्या कर रहा है, उसने क्लस्टरिंग की हुई है, उसने कितने ग्रुप बनाए होंगे हर कैटेगरी का, जैसा उसके पास नई इमेज आती होगी मशीन लर्निंग से टैग करा के उसका टैग जनरेट करवा के वो डेटाबेस में अपनी क्या करते जा रहे हैं, रखते चले जा रहे हैं। और आप जब सर्च करते हैं तो वो उन टैग से, जब आप जैसे ही आप सेव कर रहे हैं उसने टैग अपने सिस्टम में मार्क कर देता है उसका। हाँ हाँ, मल्टी क्लासिफिकेशन भी होती है ना। तो डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग इस तरह, इमेज सेगमेंटेशन, जैसे एक काफी अरसे पहले का मुझे याद है एक काम, कि वो एक पता नहीं कहाँ का बंदा था, उसके पास उसका बड़ा बिजनेस था उसका फर्नीचर्स का। तो उसके बाद एक ही ड्राइव फोल्डर के अंदर जो है ना, उसके शोरूम की जितने उसने काम कर रहा ना 20-30 सालों से, वो जो नया फर्नीचर बनता, तस्वीर बनती, जो बिकता, वो सारे तस्वीरें ले लेके ना उसके अंदर डंप होती जा रही। अब वो कह रहा है यार मैंने क्या करना है, अब वो नाम तो लिखी नहीं, बस वो खुद ही ऑटो नाम है इमेज 1 इमेज 2 करके सेव होती जा रही। क्या करना है जी, इनको सेपरेट करना है भाई। कुर्सियाँ अलग फोल्डर में चली जाए, टेबल अलग फोल्डर में चली जाए, अलमारी अलग फोल्डर में चली जाए, सारी अलमारियों का एक फोल्डर बन जाए, सारे बेड का एक फोल्डर बन जाए, सारी कुर्सियों का एक फोल्डर बन जाए। समझ रहे बात? तो ये इमेज सेगमेंटेशन है कि हर इमेज को उसके उसके सेगमेंट में क्या कर दिया जाए। तो वो बड़ा परेशान था, फिर हमने क्लस्टरिंग करके दिया उसको। कितनी देर लगी होगी, मतलब उसका अपना ख्याल था पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और लेकिन 2-2.5 घंटे के अंदर जो है उसकी सारी क्लस्टरिंग करके जो है ना उसकी रिपोजिटरी पे डाल दिया। तो ये फायदा है। रिकमेंडेशन इंजन्स, ये वही रिकमेंडेशन इंजन है जो हम देख रहे हैं कि हमें वीडियो रिकमेंडेशन हो रही है, नेटफ्लिक्स पे आपको रिकमेंडेशन आ रही हैं, ठीक है, वो जो जो आप देख रहे होते हैं सारे, उसकी रिकमेंडेशन जो है वो आ रही होती है। हाँ, अच्छा, भी इनर्शिया क्या चीज होती है, अभी मैंने बताया इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस, ठीक है। Recall the first property of clusters we covered above. This is what inertia evaluates. It tells how far the points within a cluster are. क्लस्टर के दरमियान एक पॉइंट्स आपस में कितनी दूर हैं, ठीक है। अच्छा, ये जहन में रहे, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि जब पॉइंट 2 डायमेंशनल प्लेन पर है जब तो कोई मसला ही नहीं है ना। एक पॉइंट यहां पर है
एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट की वैल्यू आ रही है x में 3, y में 4 और इसकी आ रही है x में 2, सॉरी x में 5, y में 2। अब ये दो पॉइंट के डिस्टेंस निकालना आसान है मुश्किल है? ठीक है, कैसे निकलता है? हाँ, 5 माइनस 3 स्क्वायर और 2 माइनस 4 स्क्वायर, कितना आ जाता है अभी? 4 प्लस 4 कितना हो गया भाई? 2√2। ये डिस्टेंस आ गया दो पॉइंट के दरमियान। बट हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर दो डायमेंशनल डेटा तो नहीं है, वो हमारा जो डेटा है वो 2 डायमेंशनल डेटा नहीं है। हमारे डेटा में तो एक वैल्यू है, फिर दूसरी वैल्यू है, फिर तीसरी वैल्यू है, फिर चौथी वैल्यू है, फिर पांचवी वैल्यू है, फिर छठी वैल्यू है। तो 6 डायमेंशनल प्लेन पे डेटा आएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फिर वही वाला तरीका निकलता है। कौन सा वाला? कोसाइन सिमिलरिटी वाला। इसका थीटा और इसका थीटा 1, थीटा 2 दोनों को माइनस किया और एंगुलर डिस्टेंस जो है वो दोनों के दरमियान फाइंड आउट किया। कोसाइन सिमिलरिटी याद है ना? क्या हो गया? वेक्टर बन के वेक्टर्स माइनस होते हैं, अभी पिछले दिनों तो पढ़ा है कोसाइन सिमिलरिटी। जो अभी रिकमेंडेशन सिस्टम हमने बनाया था, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, उसमें डिटेल में तो करा था। तो ये डिस्टेंस, ये जो डेटा पॉइंट है ये भी कोई 2 डायमेंशनल डेटा पॉइंट तो है नहीं कि खाली एक्स वाई ये डायरेक्ट डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। इस डेटा पॉइंट के अंदर भी 10 वैल्यूज होंगी, 8 वैल्यूज होंगी। तो सो inertial actually calculate the sum of the distance of the all the point within the cluster from the centroid of the cluster। पहले क्लस्टर के अंदर एक सेंटर पॉइंट मार्क करता है। असल काम यही है कि सेंटर जो है वो क्या होगा, इसी पे एल्गोरिथम ट्रेनिंग करता है कि सेंटर निकाला, पहले इंटर क्लस्टर डिस्टेंस निकाला, एक वैल्यू आ गई, फिर सेंटर को थोड़ा सा मूव किया और फिर इंटर क्लस्टर डिस्टेंस निकाला एवरेज। अगर वो कम आया तो ठीक है, नया पॉइंट अच्छा है। फिर थोड़ा सा इधर उधर मूव किया और फिर डिस्टेंस निकाला, अगर वो पहले से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब पहले वाला पॉइंट क्या था, वो ज्यादा ठीक था। इस तरह वो मिनिमाइज करता हुआ चलता है बारी बारी। देखो ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। मैं आपसे कह रहा हूं यार सेंटर पॉइंट निकालो, बट आप अंधे हैं, मतलब वैसे अंधे हैं, एल्गोरिथम अंधा होता है, वो वैल्यूज पे काम करता है, हम देख के नहीं करते। अब वो क्या करेगा, प्रोग्राम को इनिशिएट करेगा और कहेगा, आप जैसे अंदर भेजेंगे उस रूम में कि भाई ठीक है यार ऐसी जगह खड़े हो जाओ जहां डिस्टेंस जो है सबसे क्या हो जाए, कम हो जाए। अब वो अंधा है ना, दरवाजा खोल के आ जाएगा, वो पहले कदम बढ़ाएगा और कहीं से भी कहानी शुरू कर देगा, वो यहाँ से शुरू कर दे। अब वो डिस्टेंस निकालना शुरू कर देगा, इससे ये डिस्टेंस है, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, सबका एवरेज डिस्टेंस निकाला। फॉर एग्जाम्पल आ गया 5, ठीक है। अब वो क्या करेगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में बोलेगा क्या, थोड़ा सा मूव करता हूं मैं, कहाँ, इधर मूव करता हूं, अब दोबारा डिस्टेंस निकालता हूं, ठीक है। अगली दफा डिस्टेंस आ गया कितना, 4.8। तो क्या कहेगा वो, क्या समझेगा वो, ये जो इसने मूव लिया है ये सही है या गलत है, सही है। फिर थोड़ा सा क्या करेगा भाई, और आगे बढ़ेगा, ये बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ेगा। कैसे, वो कहते हैं ना भाई, चलो छोड़ो, वो कहते हैं यार तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि तू जहां भी जाता है लोग कहते हैं चल भाई चल आगे बढ़ा, ठीक है। तो अब बात ये कि ये ऐसे मूव करेगा, लेकिन अब ये मूव करते करते जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचने के बाद इसने बोला यार डिस्टेंस तो बढ़ के 7 हो गया, तो यार नहीं पुराना वाला ही सही था, ठीक है।
तो इस तरह वो एवरेज डिस्टेंस पे कैलकुलेशन जो है वो करता रहेगा। अच्छा भाई, तो एक कीपिंग इन माइंड वी कैन से दैट द लेसर द इनर्शिया वैल्यू द बेटर आवर क्लस्टर्स आर। तो जितनी इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उतनी ही हमारा मॉडल जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। पर यहाँ वैल्यू का जिक्र नहीं हो रहा कि कितनी होगी, 5 होगी, 4 होगी, 20 होगी, क्यों नहीं हो रहा? जल्दी से जवाब दो। भाई बात ये है कि मैं कैसे कह सकता हूं, अगर मेरे पॉइंट्स करीब करीब हैं तो इसके हिसाब से इनर्शिया वैल्यू कम ज्यादा होगी, ऐसे ही है ना? लेकिन अगर आपके पास जो डेटा पॉइंट है वो इतनी दूर दूर है तो अब इसके हिसाब से इनर्शिया होगी। तो भाई हर डेटा के फैलाव के हिसाब से कम और ज्यादा वैल्यू का फर्क होगा ना। या मैं अपनी तरफ से डिसाइड कर लूं कि भाई 5 कम है, तो मैंने जो डिसाइड किया था उस वक्त मेरे डेटा जो है उतनी करीब करीब था, तो क्या वो बात इस पे लागू हो जाएगी? डेफिनेटली नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ करेंगे, देखो हम कुछ करेंगे। सिलहेट स्कोर इज सेकंड वैल्यू दैट टेल्स कि आपका मॉडल जो है वो क्या हो रहा है, अच्छा है या बुरा है। Silhouette score and plot are used evaluate the quality of clustering solution produced by the k-means clustering algorithm. Basically Silhouette score के थ्रू मुझे न्यूमेरिकली पता चलता है नंबर की फॉर्म में कि मेरा मॉडल अच्छा है या बुरा है, और इनर्शिया के अंदर प्लॉट करके पता चलता है कि मेरे क्लस्टर जो है वो गुड है या बैड है। अभी परफॉर्म करते हैं फिर समझ में आएगा। A high Silhouette score indicates that the clusters are well separated and each sample is more similar to the sample in its own cluster than sample in other clusters. तो Silhouette score की वैल्यू हाई होना जो है बेहतर है। A Silhouette score closer to 0 suggest overlapping clusters. आपने Silhouette score क्या कर दिया का 0 आ गया, इसका मतलब क्लस्टर आपस में क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। ओवरलैप का मतलब क्या है? हाँ, ओवरलैप का मतलब है कि भाई एक बंदा इस ग्रुप में भी आ रहा है, आपने ऐसा बनाया कि उस पर चढ़ा दिया उसको, वो दूसरे ग्रुप में भी घुस गया। अब वो मर्दों में भी आ रहा है, औरतों में भी आ रहा है, भाई क्या चक्कर है ना? तो ऐसा नहीं करना। अच्छा नहीं, हाउ टू अप्लाई, अब ये पढ़ते रहना बाद में यार, वैसे तो नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, मैं वैसे कह दिया बस। अच्छा जी, हमारे पास एक डेटा सेट है। नहीं, आपने क्लस्टर्स क्या करे, ज्यादा बना दिए, ठीक है? तो ज्यादा बनाने की वजह से क्या हुआ कि भाई मैंने दो क्लस्टर बनाए थे बड़े बड़े पॉइंट, अब आपने उसमें 3 बना दिए, तो पॉइंट गोल गोल सर्किल 3 हो गए। अब 3 हो गए तो इसका मतलब ये है कि अब वो जो दो क्लस्टर के दरमियान डिस्टेंस है, क्लस्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। चांसेस हैं कि एक पॉइंट ऐसी लोकेशन पे आ जाएगा कि वो उससे भी करीब हो रहा होगा और इससे भी करीब हो रहा होगा, दोनों से टाई भी पड़ जाएगी, तो ऐसे में ओवरलैपिंग क्लस्टर बनाएगा। अच्छा, मेरे पास एक डेटा मौजूद है clustering.csv, ये मैंने फाइल देखी, लोन आईडी, जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, दिस कौन सा डेटा है, काम किया ना इस पे, लोन डेटा वाला। अब इस लोन डेटा में क्लस्टरिंग लगानी है, पहले प्री प्रोसेस कर लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में 21 लोग गायब हैं, ड्रॉप कर दिया, 308 रिकॉर्ड है, हेड किया, ठीक है। ज़ाहिर है हम सारे कॉलम्स को एक साथ नहीं प्लॉट कर सकते, इसलिए हमने कौन कौन से ले लिए, एक्स, लोन अमाउंट और एप्लीकेंट्स इनकम, और इसको प्लॉट किया। प्लॉट करने को बताओ इतना बुरा डाटा है कहाँ कहाँ क्लस्टर बताओ, कोई लग रही तुक लग रही है? सोचो मॉडल बेचारा क्या क्या बर्दाश्त करता है हमारे लिए।
हाँ इसमें आउटलायर नहीं वो करेंगे। सब कुछ होगा, लेकिन अब क्लस्टर बनाऊं कैसे यार, ये तो कुछ। अच्छा, हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं, क्लस्टर की तस्वीरें देखते हैं, तो वहां हमें इतनी आइडियल सिचुएशन नजर आती हैं कि दिल अश अश करता है ना। जो कितने आइडियल क्लस्टर्स हैं, ऐसा होता है रियल लाइफ में? हाँ ना, फिर भी नहीं है, हैं? मॉडल तो बनाता है, लेकिन डेटा इतना आइडियल नहीं होता ना कि कहाँ से निकालें। खैर, तो हमने क्या करना है अभी, देखो बड़ा सिंपल काम है। ये मैंने 2 कॉलम्स को लेके प्लॉट किया। आप डेटा, वैल्यू काउंट्स, जेंडर मेल, सारी प्री प्रोसेसिंग देख रहा हूँ, और जहां जहां कन्वर्जन होनी है कन्वर्जन लगा दी है। अब वो तो नहीं पढ़ाऊँ ना दोबारा। ये हमारा डेटा बन गया है। लेकिन हमारे पास डेटा का आउटपुट तो था ना। हम नहीं कंसिडर कर रहे ना उसको आउटपुट। हो, वो तो लोन स्टेटस है, यस और नो, लोन लिया हुआ नहीं लिया। हम तो बता रहे हैं कि अच्छा कस्टमर है या बुरा कस्टमर है। ठीक है, ये इनकोडिंग इनकोडिंग हो गई इसकी। ठीक है, राइट। उसके बाद प्री प्रोसेस, अभी स्केलर नहीं लगा रहा हूं, बगैर स्केलर लगाए क्या करना है हमने, के मीन क्लस्टरिंग इंपोर्ट करनी है। कहां से इंपोर्ट करनी है, sklearn डॉट क्लस्टर इंपोर्ट के मीन्स, sklearn डॉट क्लस्टर इंपोर्ट के मीन। हमने क्या किया, के मीन को बोला यार एक काम कर भाई, 2 क्लस्टर बना दे। हमें कैसे पता 2 क्लस्टर? मैंने शुरू में कहा था हमें नहीं पता होता कि कितने क्लस्टर्स क्या होंगे बने अच्छे, मतलब ये तो आप बोले एक ही क्लस्टर बना दे, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारे डेटा के अंदर कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए। ठीक है, अभी हम अपने अंदाजे से बोल रहे हैं कितने क्लस्टर्स, 2 क्लस्टर, और फिट करा दिया मॉडल को। अच्छा जी, सॉरी, इनकोडेड 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 इंपोर्ट नहीं होगा क्या, के मीन्स कहाँ गया? ये वार्निंग दे रहा है बेटा, भाग जाओ, और कहाँ फंस गए हो? वार्निंग जो रेड रेड आती है ना यार, वो उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये वार्निंग जो है ना वो के मीन एल्गोरिथम पे आएगी, और हमें बहुत सारी दफा चलाना होता है, तो वो फिर बड़ा अजीब सा लग रहा था, इसलिए इग्नोर मार दिया उसको। ठीक है, अब मैं इसको चला रहा हूँ, ये चला गया, चलने लग पड़ा, के मीन चल गया, नंबर ऑफ क्लस्टर 2। We have initialized 2 clusters, and pay attention, the initialization is not random here. We have used k-means plus plus initialization, which generally produces better results, as we discussed in previous section. K-means plus plus इसके default में लिखा होता है number of clusters, और initializer k-means plus plus initializer। ये कहता है, ये वही बात है, जब कमरे में आया है तो कहाँ से शुरू करूं भाई। ठीक है, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो ये k मीन्स प्लस प्लस जो है वो बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट लेता है। अच्छा, अब हमने जब k मीन्स को ट्रेन कर लिया, तो k मीन्स का इनर्शिया चेक किया। इनर्शिया जब चेक किया तो इट सेज, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इनर्शिया है। अब ये कैसे पता चलेगा ये बड़ा है छोटा है, तो मैंने पहली बात कर दी, इसके आगे तो लिखा ही नहीं किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर। दूसरी बात, लिखा भी होता
तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट तो है नहीं कि इससे कंपेयर करके बोलूंगा भाई इतना बड़ा है, इसको देख के कह रहा हूं मैं, कंपैरिजन तो है ही नहीं। तो इसलिए अभी ये वैल्यू मुझे कुछ भी नहीं बता रही, ठीक है, बस देखने से क्या लग रही है, इट्स अ बिग वैल्यू, बट तो अब पता कैसे चलेगा कि मेरा मॉडल जो है वो सही ट्रेन हुआ है, मैं प्रेडिक्शन कराऊं या ना कराऊं, राइट? हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ये वाली टेक्निक है। क्या सो के आ रहे हो तुम हैं? ये जो टेक्निक है ना, इसे ये वाली टेक्निक कहते हैं, एल्बो मेथड, ठीक है? क्या कहते हैं? एल्बो मेथड, राइट? ये नजर आ रहा है, एल्बो मेथड। तो आइंदा आप किसी को दिखाना हो एल्बो तो बोलो भाई मैं तो एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहा हूं, तुम क्या समझ रहे हो, है ना? अभी आ जाएगी बेटा, अभी तो दिखाया है खाली। दिस इज नोन एज एल्बो मेथड। क्या कहलाता है ये? एल्बो मेथड कहलाता है। यही इंप्लीमेंट करेंगे के मीन क्लस्टरिंग, एल्बो एंड सिलहट मेथड। तो हम चल रहे हैं एल्बो मेथड लगाने। एल्बो मेथड में क्या होता है, देखो मुझे नहीं मालूम कि कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए मेरे डेटा में, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मॉडल को कि तुम 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए क्लस्टर्स की हर एक क्लस्टर भी बनाओ, 2 भी बनाओ, 3 भी बनाओ, 4 भी बनाओ, 5 भी बनाओ, हर दफा मॉडल ट्रेन हो फॉर 1 क्लस्टर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने चाहे दे दो, और हर एक पे क्या होगा, एक इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट होगी ना, हर एक पे इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट होगी, ठीक है? असल में इंट्रा क्लस्टर, इसको हम कहते हैं WSC, क्या? विद इन WCSS, सॉरी, विद इन क्लस्टर्स सम ऑफ, हाँ, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस ना, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर क्लस्टर्स। एक तो क्लस्टर जो बना है ना, उनके दरमियान जो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, दैट इज इनर्शिया, और एक डिस्टेंस है विद इन क्लस्टर्स, ठीक है, वो भी कैलकुलेट हो रहा है, वो दैट इज आल्सो नोन एज इनर्शिया। तो वो विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स उनका एवरेज डिस्टेंस निकालता है, और हमें हर एक दफा वो डिस्टेंस देता है, हम उस डिस्टेंस को प्लॉट करते हैं। लेट्स सी, जब करें, नहीं जरूरी नहीं है, एलिमेंट्स उसके अंदर कितने आ रहे हैं ये जरूरी नहीं, हो सकता है क्लास ग्रुप 1 में 10 आए, ग्रुप बी में 50 आए, अलग अलग। लेट्स सी हमने क्या किया भाई, हमने यहां पर एक कोड लिखा, fitting multiple k-means algorithm in storing the values with an empty list। हमने कहा भाई WCSS की एक लिस्ट बनाओ, समझ ना, और एक रेंज लगा दी 1 से लेकर 20 तक। कितनी दफा एल्गोरिथम चलेगा? 18 दफा चलेगा, ठीक है, 1 से लेके 19 तक, 19 दफा। अब हमने क्या बोला, अभी के मींस का एल्गोरिथम चलाओ, क्लस्टर नंबर कितने होंगे, क्लस्टर, पहली दफा जब लूप चलेगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 क्लस्टर बनाओ। अब सोचो जब पूरे डेटा का क्या होगा, 1 क्लस्टर बनेगा, जितना भी डेटा है उसका 1 क्लस्टर बनेगा, तो इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस कितना होगा, ज्यादा होगा ना, क्योंकि एक यहां वाला पॉइंट भी इसके अंदर आएगा,
यहाँ वाला भी इसके अंदर आएगा, यहाँ वाला भी आएगा, तो इट्स विल बी अ बिग डिस्टेंस। लेकिन लेकिन जैसे ही ये क्लस्टर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, तो इस क्लस्टर के अंदर मौजूद पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस क्लस्टर के अंदर मौजूद पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, ठीक है, तो मजीद कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे क्लस्टर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनर्शिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब आ जाओ इधर, तो क्लस्टर की वैल्यू वन, वन के ऊपर मेथड क्या हुआ, मॉडल फिट हुआ और इनर्शिया कैलकुलेट हुआ, और जो वैल्यू आई वो कहां डाल दी, सेव करा ली, दोबारा लूप चला। अब दो क्लस्टर्स बने, मॉडल फिट हुआ, जो वैल्यू आई वो सेव करा ली, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, इस तरह 19 क्लस्टर्स तक की ये वैल्यू क्या होती गई, यहां पर सेव होती गई, हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इजाफी काम की जरूरत नहीं, क्लस्टर नंबर आ जाएगा 1 to 19 और WCSS की वैल्यूज सामने डाटा फ्रेम बन के आ जाएगी। इसमें क्या डिसाइड करना है, अच्छा आप जो है यहाँ 100 की रख दें, 200 की रख दें, कोई टेंशन नहीं है। जब आउटपुट आएगा ना तो फिर आप खुद ही बोलेंगे यार ठीक है। देखें अभी देखें क्या हुआ, WCSS की वैल्यूज आ गई, फ्रेम बन गया। मैं अभी क्या करता हूं, फ्रेम को प्लॉट प्रिंट करता हूं। देखो अभी ये ट्रेनिंग चल रही है, 20 दफा ट्रेन होगा, इसलिए इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स। अब ये वार्निंग ऑफ नहीं की होती ना, हर दफा 20 दफा वार्निंग शो कराता वो। ठीक है, इसने क्या बताया कि जब क्लस्टर की वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2.6 इंटू 10⁻⁹ यानी 2.6000090 चला जाए। लेकिन जैसे ही क्लस्टर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ये 2.6 से गिर के कितनी वैल्यू हो गई, कम हुई। फिर जैसे ही 3 हो गई और कम हो गई, फिर जैसे ही 4 हो गई और कम हो गई। जैसे जैसे क्लस्टर्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बट एट सम पॉइंट ये जो डिक्रीज इन वैल्यू है ये कम हो गया, जिस तेजी के साथ यहां डिक्रीज हो रही थी। अब इस बात को मैं आगे समझा, अभी ये बात समझ में आ गई। अब मैं इसका प्लॉट से समझाता हूं, ठीक है। कहां पे, वहां 9 जीरो है, यहाँ 8 जीरो है। तुम्हारी तनख्वाह में से एक जीरो कम कर देना, फिर चीखते रहोगे, बोलते रहना बढ़ गई बढ़ गई। शुरू में 10 लिखा होता था, 20 लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या प्लॉट कर देगा, एल्बो। अच्छा, अब मैंने दोबारा उसमें डाल दिया, इसको अलग ही कर देना चाहिए था, चलो खैर है। हमारा डाटा ऐसा है, इसमें एल्बो भी ऐसी आती है, कमाल। अब एल्बो मेथड में असल में होता क्या है,
एल्बो मेथड में एल्बो मेथड में क्या होता है, चलो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि क्लस्टर नंबर 1 समझना जरा, और इनर्शिया की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे ही क्लस्टर क्या हुए, 2 हुए, ये वैल्यू गिर के कहा गई सीधा, समझो 50, 200 से किस पे आ गई। फिर जैसे ही क्लस्टर 3 हुए, वैल्यू किस पे आ गई, 25 पे आ गई। अब अगर मैं क्लस्टर्स आगे और बढ़ा रहा हूं तो वैल्यू का गिरना क्या हो गया, बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। तो दैट्स द पॉइंट जहां एल्बो बन गई है, ठीक है, जहां से बहुत फास्ट गिरती हुई आई थी, लेकिन यहां पहुंच के क्या हो गई, ये डिक्रीज स्लो होने की वजह से कैसा निशान बन गया, एल्बो ग्राफ बन गया। तो इस वजह से इसको एल्बो मेथड कहते हैं कि दिस इज द पॉइंट जहां पर आप क्लस्टर्स को क्या कर देंगे, रोक देंगे कि मेरे डेटा सेट के अंदर 3 क्लस्टर्स अगर बन जाएं तो वो बेस्ट क्लस्टर्स हैं। सिस्टम आपको बता रहा है कि 3 क्लस्टर्स आपके डेटा पे जो बनेंगे वो गुड क्लस्टर्स होंगे, उनके दरमियान जो डिस्टेंसिंग होगी वो अच्छी होगी, और इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस जो है वो करीब करीब होगा। बट अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू अब मजीद डिक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये एल्बो मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन। लेकिन हमारी एल्बो ऐसी बनी, सुभान अल्लाह, क्या हमें कोई एल्बो ही नजर नहीं आ रही। कहाँ पकड़े भाई इसको, हाँ भाई, फोर में बेहतर लग रही है। हाँ भाई, 1 2 3। अब यहां से देखो, लेकिन ओवरऑल देखो यहां से जा तो रही है, जो स्लोप खत्म हुआ है वो तकरीबन यहाँ हुआ 10 के बाद हुआ, लेकिन 10 क्लस्टर तो फिर भी बहुत है। तो अगर मेरे हिसाब से तो ये वाला जो है ना पॉइंट, 3 वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ बड़ा स्ट्रेट आ रहा था, बिल्कुल स्लोप एकदम डाउनवर्ड आ रहा था, और यहां से जो है स्लोप ने क्या कर्व ले लिया है, कर्व ले लिया है। 4th ये वाला, हाँ ये भी डाउन, चलो 4th। तो इसका मतलब मेरा एल्गोरिथम मुझे बता रहा है कि बेटा 4 क्लस्टर्स बना लो, ये काफी है, ठीक है। और यहां पर भी देखें आप, चलिए मैंने पहले चला दिया था, 4 क्लस्टर जो हैं वो गुड इनफ है। क्या कहते हैं आप लोग, ठीक है, बोलो। नहीं ना, ठिलो हो गई ना एज कंपेयर टू दिस। देखो ना बेटा, मैंने कहा ना इनर्शिया की वैल्यू इतनी बड़ी छोटी कुछ भी पता नहीं, लेकिन आप ये देखो कि यार इधर से गिरना और इधर से गिरना, इधर तक पहुंचना, उसके बाद बहुत कम हो गया, बहुत उसके मुकाबले में बहुत कम है, तो यहाँ रुक जाना चाहिए 4 पे। तो नाउ 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 अब हम क्या करने वाले भाई, अब हम सिंपल सा एक काम करने वाले हैं, सेट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स एज 6 और 4। अभी हमने 4 डिसाइड कर लिया है, हम यहाँ पर 4 की एडिट बना देते हैं, फिट द मॉडल, और मॉडल को बोला क्लस्टर कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। इनिट के मींस के फिट इनकोडेड, और इससे क्या निकाल लिया हमने, प्रेडिक्शन। ठीक, जैसे हम प्रेडिक्शन निकालते हैं और प्रेडिक्शन को रन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या नंबर आ रहे हैं, कि पहला जो डेटा पॉइंट है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, दूसरा डेटा पॉइंट बिलोंग टू ग्रुप 1, तीसरा डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू ग्रुप 0, चौथा पॉइंट बिलोंग्स टू ग्रुप 3। 2 है कि कहाँ है 2, ये रहा। तो 2 वाले असल में 2 ही पॉइंट थे शायद, मैंने देखा, मुझे याद आ रहा है, ज्यादा नहीं थे, ये आउटलायर होंगे, कोने में बैठते ना पीछे जाके, चुपके चुपके, पता नहीं क्या कर रहे होते पीछे बैठ के।
ये वो होते हैं। तो अभी हम इन ग्रुप्स को हम डाटा का पार्ट बना लेते हैं। क्या किया अभी, पीरियड डाटा फ्रेम क्लस्टर्ड के नाम का डाटा फ्रेम बनाया और प्रेडिक्शंस को हमने किसके अंदर डाल दिया, क्लस्टर के कॉलम में डाल दिया। और नाउ चेक किया तो ये देखो दो वाले कितने, दो ही लोग हैं चुपके चुपके, 136, 132, 38। तो ये दो आउटलायर होंगे जो कहीं दूर बैठे होंगे, अगर करीब होते तो किसी ना किसी के अंदर आ जाते हैं, है ना। इनमें कुछ वैल्यूज होंगी जो इन्हें दूर ले जा रही होंगी। तो अब हमारे पास जब हम क्लस्टर्ड डाटा देखते हैं तो देखो एनोटेट हो गया हमारा कि पहला बिलोंग्स टू क्लस्टर 1, दूसरा बिलोंग्स टू क्लस्टर 1, तीसरा बिलोंग्स टू क्लस्टर 0। और मैं क्लस्टर्स को अब प्रिडिक्शन में डाल देता हूँ, असल डाटा में डाल देता हूँ। तो अब मेरे पास ये जो रिकॉर्ड है मेल मैरिड वाज दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 1। समझ में आई बात। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से किसी को चाहिए, अभी मुझे नहीं पता कि ये मेरे जो क्लस्टर 1 है इसका नाम क्या होगा। बच्चे का नाम आपने खुद ही रखना है, ठीक है, उसकी हरकतें देख के। अगर ऐसा होता तो आप क्या क्या नाम होते तुम लोगों के, इसलिए पहले रख दिया जाता भाई। तो अब मैंने हर क्लस्टर को एनालाइज करके खुद नाम चूज करना है कि भाई वो क्लस्टर को जरा मैं एनालाइज करूं कि भाई ये अच्छे लोगों का क्लस्टर आ रहा है या बुरे लोगों का आ रहा है। नाम आपने खुद रखने। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। अब कोई कहता है कि यार ठीक है, कौन से लोग हैं जो एक्सीलेंट कस्टमर्स हैं, आपने क्या क्या फिल्टर लगाया एक्सीलेंट वालों को और सारे एक्सीलेंट वाले आ गए। अरे वैसे ही कह रहा हूँ भाई, अभी मुझे थोड़ी पता है यार, अभी तो बताया कि नाम खुद ही चूज करेंगे, ठीक है। वरना आप ग्रुप बाय कर दें, डेटा डॉट ग्रुप बाय क्लस्टर, तो सारे ग्रुप बन जाएंगे, ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2। हाँ समझ आ रही बात। फिल्टर की क्वेरी लगानी पड़ेगी तो बार बार लगानी पड़ेगी, 0 के लिए अलग, 1 के लिए अलग, 2 के लिए, 3 के लिए ग्रुप कर देंगे तो एक ही बार में सब ग्रुप हो जाएंगे, जो दिल चाहे निकाल लो। C0, C1, C2, C0 मालूम करना है, C0 का पूरा आ जाएगा। चल जा भाई, ग्रुप तो चले पहले, ये C0 वाले आ गए, ये C1 वाले आ गए। अगर ये मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड भी होते तो विद इन मिनट्स आपने जो है वो सबको क्या कर लिया है, कर लिया है, ठीक है। अब आप हर क्लस्टर को क्या कर सकते हैं, मैंने कहा C0 को जरा पेयर प्लॉट करो, देखो तो सही इनमें कैसे लोग हैं, ताकि मैं इनका प्रॉपर नाम सजेस्ट कर सकूं। अब पेयर प्लॉट में टाइम लगता है थोड़ा, आजा भाई, आ रहा है, जब तक हम ब्रेक कर लेते। ये आ गया। अच्छा भाई, अब देखते हैं, देखो इस ग्रुप में वो लोग हैं ज्यादा जिनके डिपेंडेंट्स कितने हैं भाई, 2 हैं। अच्छा भाई, और एप्लीकेंट्स इनकम, ज्यादा एप्लीकेंट इनकम जो है वो कितने वाले, 6000 वाले। डिपेंडेंट्स विद एप्लीकेंट्स इनकम, कैपिटा इनकम। आप देखो मजे की बात, लाइन देख रहे हो कैसा उसने निकाला है, फ्लक्चुएशन आ रही है उसकी डिसीजन में। ये तो हमने क्लस्टर को ही प्लॉट करा दिया। आप देख रहे हैं, क्या आपको बहुत ज्यादा स्कैटर्ड डेटा लग रहा है? नहीं भाई नहीं, मोस्ट ऑफ द डेटा लाइज विद इन रेंज, ठीक है। अब आप हर फीचर को, इसके हर फीचर को स्टडी कर लें, C3 के हर फीचर को, कि भाई इसके अंदर एवरेज लोन अमाउंट कितना आ रहा है, ठीक है, एवरेज एप्लीकेंट इनकम कितनी आ रही, उसके हिसाब से आप फैसला कर लें कि यार ये बंदा, ये ग्रुप जो है वो कैसे लोगों का ग्रुप है, अच्छे लोगों का या बुरे लोगों का। उसके हिसाब से आप
क्या कर देंगे, लैम्डा लगा के 0 की जगह ये रिप्लेस कर दो, 1 की जगह ये रिप्लेस कर दो, 2 की जगह ये रिप्लेस कर दो, 3 की जगह ये रिप्लेस कर दो, 4 ग्रुप बन गए, ये लो भाई जाओ मार्केटिंग करो। आई बात समझ में? ठीक है, तो कोई सवाल इसमें? हाँ क्लस्टर बनाने की एनालाइज करके सिर्फ एक रो मतलब क्लस्टर के एक रो पे ही करना। एनालिसिस में बेटा मैं ये कह रहा हूँ क्लस्टर 0 है ना, क्लस्टर 0 में आप देखें कि डिपेंडेंट्स कितने आ रहे हैं। अगर आपने जो हमारे दिमाग में ज़्यादा वेटेज वाला पैरामीटर होता है ना, हम मोस्टली उस पर ही फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है जैसे क्रेडिट कार्ड वाले केस के अंदर हम देखेंगे कि एज ग्रुप एवरेज क्या होना चाहिए उसका, जिसको लोन दे रहे हैं उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इनकम जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम अब अपने क्लस्टर में देखेंगे, अगर हमारे क्लस्टर में एज कम है और इनकम ज़्यादा है तो ये तो आइडियल केस है टू गिव लोन। हम इसको कह देंगे दिस इज अ गुड कस्टमर, ये एक्सेलेंट कस्टमर, कि भाई इसको आप लोन जो है वो ऑफर कर सकते हैं या कार्ड जो है वो ऑफर कर सकते हैं। समझ रहे आ रही बात? क्लस्टर एनालिसिस इसके बाद का स्टेप है। जैसे आप डेटा एनालिसिस करते हैं कि हर चीज़ निकाल के चेक करते हैं, तो उससे आपने उसको नाम जो है वो देना है। हाँ उसने ग्रुपिंग कर दी है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा एल्गोरिथम चलाया है कि ग्रुप अच्छे बने हैं या बुरे बने हैं। एल्बो मेथड के थ्रू सही है, हमने देख लिया। थोड़ी बहुत अगर वैल्यूज ऊपर नीचे भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अजीब क्लस्टर बना दिए, ठीक है, मर्दों को खवातीन की प्रोडक्ट्स के ऐड आना शुरू हो जाए मसले शुरू हो जाएंगे ना, ठीक है। सर जो हम ये करवा रहे थे, हाँ हाँ ये खुद से कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखता कि कितने क्लस्टर्स को डेटा देख के बढ़ाने चाहिए? नहीं, वो हमने डिसाइड करना, इसीलिए हमने एल्बो के थ्रू डिसाइड किया। दो क्लस्टर्स को अलग करवाया, तो हम जो लिस्ट निकाल रहे थे तो वो सिर्फ एक इनर्शिया वैल्यू हमें दे रहा है, तो दो क्लस्टर्स के अलग अलग नहीं देगा हमें। नहीं, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, जितने भी हमारे क्लस्टर्स बने हैं अब वो टोटल के दरमियान एवरेज डिस्टेंसिंग है, ठीक है। वो 2 बनाए तो 2 के दरमियान एवरेज डिस्टेंसिंग है, 3 बनाए तो फिर वो 3 के दरमियान लेना शुरू कर देगा, जब भी तो डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होते चले जा रहा है। एक है एक क्लस्टर के दरमियान और एक है विद इन क्लस्टर्स, विद इन क्लस्टर्स। तो ये वाला जो है विद इन क्लस्टर, दोनों को इनर्शिया ही कहते हैं, ठीक है। बट मॉडल जो दे रहा है वो क्या है, विद इन क्लस्टर्स, विद इन क्लस्टर्स, उसका नाम ही WCSS है ना, इसीलिए। तो सर जो क्लस्टर्स के अंदर के जो पॉइंट्स के दरमियान जो इनर्शिया उसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, उसकी जरूरत नहीं। अगर मैं एक्सप्लोर करूंगा इसको कि उसकी हमें जरूरत कहाँ पड़ सकती है, अगर हम क्लस्टर एनालिसिस में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रा क्लस्टर, तमाम क्लस्टर्स के दरमियान, हाँ वो जो इनर्शिया आ रहा है एग्जैक्टली वो आ रहा है, ठीक है जी। बस यही तक रखेंगे आज।